फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है दिवाली को अच्छे से एंजॉय किया होगा और सभी जो है फिर से जो है क्लास लेने के लिए रेडी हो गए होंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है सभी जो है पूरे अच्छी तरह से पूरे मतलब जोश के साथ जो है जुड़ जाइए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, क्योंकि अब जो है आपका मतलब एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक आ चुका है। और इसके साथ ही जो है फिर से मतलब आपका जो है आ, मतलब ये जो है क्लास जो है मतलब 7-8 दिन होने वाला है बस। मतलब 7-8 दिन भी मतलब नहीं होने वाला है, बस मतलब 4-5 दिन होगा क्लास। और उसके बाद फिर से जो है मतलब छठ पूजा का जो है फिर से मतलब छुट्टी मिलने वाला है। तो 4-5 दिन आप लोग के पास है, तो हम लोग जो है उसके अंदर जो है कोशिश करेंगे कि ये सॉल्यूशन वाला पार्ट जो है वो निपट जाए। ठीक है, यानी सॉल्यूशन जो है मैं आपको ख़त्म करने का कोशिश करूँगा पूरा। ओके, तो मैंने जो है आपको मोलैलिटी ये सारा चीज़ जो है करवा दिया था। इसका न्यूमेरिकल भी करवा दिया था और पार्ट पर मिलियन ये भी जो है मैंने करवा दिया था। पूरा जो है सारा चीज़ का न्यूमेरिकल हम लोग देख चुके हैं पिछले क्लास में ही किस तरह से। और उसके बाद जो है एक एवोगाड्रो नंबर जो मैंने बताया था आपको, तो वो भी जो है क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा एवोगाड्रो नंबर में आपको सारा चीज़ वही मिलने वाला है, सिर्फ ऊपर का पावर जो होता है ना वो चेंज कर देता है। तो उसको ध्यान रखिएगा कि ऊपर में जो है पावर कितना होता है, 23 होता है। ठीक ना, तो उसको जो है याद रखना है आपको। ओके, चलिए, तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ तो वो बताने वाला हूँ कि कोई भी द्रव होता है, जैसे कि कोई लिक्विड पार्ट में है, ठीक ना, उसमें जो है मतलब कोई ठोस चीज़ को जब डुबाया जाता है तो वो कितनी तेज़ी से घुलेगा या फिर नहीं घुलेगा, तो हम लोग उसी मैटर पे अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें कि तो उसी को लेकर जो है हम लोग बात करेंगे कि जैसे कि अब ठीक है, कोई भी चीज़ जो है मतलब कितनी तेज़ी से घुलेगा नहीं घुलेगा वो तो बाद का बात है। उसके बाद जो है फिर अगर उसके उसके में जो है ताप बढ़ा दें, कहने का मतलब अगर उसको हम हीट दे दें तो क्या उसका असर पड़ेगा, या फिर प्रेशर बढ़ा दें तो फिर क्या उसका असर पड़ेगा, तो वो सारा चीज़ भी हम लोग देखने वाले हैं। और इसके साथ भी जो है और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, और हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब द्रव में जो है कोई सा लिक्विड में गैस को घोला जाता है तब क्या होता है। तो ये दोनों पार्ट जो है आज हम लोग कवर करेंगे। इसके साथ ही जो है हेनरी का नियम जो है, हेनरी का नियम जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या तो हेनरी का नियम नहीं तो रॉल्ट का नियम। तो रॉल्ट का नियम जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग हेनरी का नियम देखने वाले हैं। ओके, जो कि एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। देखो, नियम जितने भी हैं वो सारा चीज़ जो है आप लोग को सीख के जाना है, याद करके जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में नियम खास तौर पे जो है पूछे जाते हैं। तो इस बात को जो है ध्यान में रखना है। ओके, या तो नियम पूछा जाएगा या फिर उससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल, दोनों मैं बता दूंगा यहाँ पे आपको। ठीक है, तो आप आसानी आराम से जो है करके जाना, वहाँ पे जो है आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्लास को जो है सभी एक बार जो है शेयर कर दो, क्योंकि जो है काफ़ी बच्चे जो है मतलब अभी भी जो है दीपावली मना रहे होंगे। तो क्लास को जो है एक बार जो है सभी शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो सारे बच्चे भी जो है जाग सके और क्लास जो है कंटिन्यू कर सके। ओके, तो सभी जो है शेयर कर दीजिए जहाँ पे भी मतलब आप लोग का दोस्त हो, चाहे आप कोई सा भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, नो मैटर, आप सारा जो है सोशल मीडिया पे शेयर कर दो। सभी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहाँ पे भी हो मतलब कर दो पूरा का पूरा शेयर। ओके, ट्विटर पे नहीं, एक्चुअली ट्विटर पे आप नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्विटर जो है बहुत कम लोग यूज करते हैं। ओके, और उस पर जो है काफ़ी मतलब एजेड लोग हैं, तो उन लोग को जो है मतलब क्लास से उतना क्या मतलब उन लोग तक पहुंचाना है। ये तो मेनली जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि लॉकडाउन के वजह से जो है जिसका क्लास जो है पूरा डिस्टर्ब हुआ है, और उसके बाद जो है या फिर वैसे स्टूडेंट जो कि अपना फ़ी नहीं भर पाते हैं, वो उनके लिए। ठीक है,
ओके, तो क्लास को जो है एक बार शेयर कर दो सभी, उसके बाद हम लोग जो है क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो क्लास जो है अब हम लोग जो है एक क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्लास को सबसे पहले जो है आपको देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको सॉलिड स्टेट में एक चीज़ मैंने पढ़ाया था आपको, ध्रुवीय पढ़ाया था ना मैंने आपको, मैंने ये चीज़ आपको पढ़ाया हुआ है, ध्रुवीय और आपका अध्रुवीय, ये मैंने आपको बताया है। तो सिंपल सा यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जो ध्रुवीय ठोस होंगे वो ध्रुवीय विलयन में ज़्यादा घुलेंगे, और जो अध्रुवीय ठोस होंगे वो अध्रुवीय विलयन में ज़्यादा घुलेंगे। बस यही मैटर आपको याद रखना है, ठीक ना। कहने का मतलब है कि जो ध्रुवीय ठोस होंगे वो ध्रुवीय विलयन में ज़्यादा घुलेंगे यानी घुलनशील होंगे, और जो अध्रुवीय ठोस होंगे तो वो अध्रुवीय विलयन में ज़्यादा घुलेंगे। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ जो है आपसे पूछा जाता है, ये देखिए हम लोग जो है ठोस को क्या कर रहे हैं, द्रव में घोल रहे हैं, यानी ठोस को द्रव में घोल रहे हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे उसको घोलने से पहले जो आपको कुछ जो है कुछ नियम जो है वो जान लेना जरूरी है, ठीक ना। जैसे कि आपको जान लेना है विलीनीकरण। देखो इसमें पूछा क्या जाता है, चलो मैं इधर करके आपको बताता हूँ। देखो इससे पूछा क्या जाता है, एक तो पूछा जाता है आपका, ठीक है, विलीनीकरण पूछा जाता है और क्रिस्टलीकरण। ओके, विलीनीकरण और ठीक है क्रिस्टलीकरण में अंतर पूछा जाता है, ठीक। विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण में अंतर पूछा जाता है। तो देखो विलीनीकरण क्या होता है और क्रिस्टलीकरण क्या होता है। सिंपल, विलीनीकरण का मतलब होता है कि पूरी तरह से विलीन हो जाना, यानी पूरी तरीके से घुल जाना। क्रिस्टलीकरण में क्या होता है, क्रिस्टलीकरण में थोड़ा सा पार्ट जो है वो रह जाता है, यानी पूरी तरह से नहीं घुलता है, उसमें क्रिस्टल कुछ ना कुछ बचता है, ठीक है। इस तरह से समझो। तो इसको लिखोगे किस तरह से, तो लिखोगे जब एक ठोस को द्रव में डाला जाता है तो उसके घुलने की प्रक्रिया को विलीनीकरण कहा जाता है। सिंपल सा बात, जब किसी ठोस को द्रव में डाला गया तो उसके घुलने की प्रक्रिया को क्या कहा गया, विलीनीकरण कहा गया। जबकि क्रिस्टलीकरण में क्या होता है, क्रिस्टलीकरण में तो इसमें होता है क्या, जब ठोस को जो है ना, जब ठोस को द्रवीय विलयन में डाला जाता है तब यह जो है क्या होता है, घुलने लगता है। लेकिन ये क्या होता है, पूरी तरीके से नहीं घुलता है, और इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, और इस प्रकार की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। जैसे कि ठोस जो होता है ना, ठोस को जब द्रव में डाला जाता है तो वो जो है पूरी तरीके से नहीं घुल पाता है और एक संघटक बन जाता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। ये जो है आपसे पूछते हैं क्रिस्टलीकरण और विलीनीकरण में अंतर पूछते हैं, तो ध्यान से तो कर लीजिएगा इसको। ओके, अब बात करते हैं हम किसकी, संतृप्त विलयन और असंतृप्त। ये तो चलो ये भी पूछा जाता है। तो ये संतृप्त विलयन क्या है और असंतृप्त विलयन क्या है, तो सिंपल सा इसमें देखो, संतृप्त विलयन जो होता है, तो संतृप्त विलयन में जितना ज्यादा, कहने का मतलब है, रुको मेरा बात समझने का कोशिश करना है। जैसे कि चलो कोई विलयन है, ठीक है,
कोई भी क्या है, अरे चलो मान लो, चलो ठीक है, कोई मान लो बिलियन है, ओके। कोई बिलियन है, ठीक है ना। अब इसमें जो है कोई भी, चलो चीनी डाल रहे हैं हम, चीनी डाल रहे हैं, तो चीनी डाल रहे हैं तो एक निश्चित मात्रा होगी कि इसमें हम इतना चीनी जो है डाल सकते हैं, ठीक ना। कोई ना कुछ ना, तो इसका तो अंत तो होगा ना कभी ना कभी। अब मान के चलो एक गिलास पानी है, तो उसमें आप मैक्सिमम कितना चीनी डाल सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितना चीनी डाल सकते हो। तो ये वही बात है, ठीक ना, कि मतलब इसमें जो है कुछ ना कुछ क्षमता रखता है कि हम जो है कितना मतलब अपने अंदर घुला सकते हैं। तो इस टाइप के बिलियन को क्या बोलते हैं, संतृप्त बिलियन बोलते हैं। और एक क्या होता है, एक जैसे कोई बिलियन है, एक जैसे क्या है कोई बिलियन है, और इसके अंदर जो है क्या हो रहा है, इसके अंदर अगर हम, ये जो है ना ये लिक्विड है, यानी ये लिक्विड पार्ट है। अब इसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, चलो ये पानी है, पानी ही मान लेते हैं, चलो ये पानी है, ठीक है ना, ये पार्ट क्या है, पानी, वाटर है। अब इसमें हम जो है क्या डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम कितना भी दूध इसमें डाल दें तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो घुलेगा ही, सिंपल सा बात है, क्योंकि दोनों जो है लिक्विड है। तो दोनों जब लिक्विड है तो वो तो घुलेगा ना। जरूरी नहीं है कि सारा लिक्विड घुल जाए। अब जैसे कि पानी है, उसमें अगर हम तेल डालेंगे तो वो जो है घुलेगा नहीं, वो जो है क्या होगा, पानी के सतह पे तैरने लगेगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे हम कुछ ऐसा लेंगे, चलो ठीक है, तो इसमें हम कितना भी घुला सकते हैं। तो इस प्रकार के बिलियन को क्या बोलेंगे, असंतृप्त बिलियन बोलते हैं। अब इसको लिखिएगा किस तरह से, ये तो मैंने आपको समझाने का काम किया। इसको जो है लिखिएगा कैसे, तो लिखिएगा संतृप्त बिलियन में लिखिएगा कि वैसा बिलियन जिसमें जिसमें दिए गए ताप और दाब पर, अब दिए गए ताप और दाब क्यों हम लिखाते हैं, हमेशा बिलियन की बात करते हैं तो दिए गए ताप और दाब क्यों लिखाते हैं, तो ऐसा इसलिए लिखाते हैं क्योंकि अलग अलग ताप पर जो है अलग अलग इसकी विलीनता होती है, इसी वजह से, ठीक ना। अलग अलग ताप पे इसकी विलीनता जो होती है वो अलग अलग होती है, तो इसी वजह से ऐसा होता है, ठीक ना। तो वो भी हम बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जो है आपको लिखना है, तो लिखना है यहाँ पे क्या, वैसा बिलियन जिसमें दिए गए ताप और दाब पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सके, और अधिक विलेय नहीं घोला जा सके तो उसे संतृप्त बिलियन कहते हैं, तो उसे संतृप्त बिलियन कहते हैं। यानी कहने का मतलब एक कंडीशन ऐसा आएगा ना जिसमें कि अब मतलब अब उससे ज़्यादा हम चीनी देंगे तो वो नहीं घुलेगा। तो वो वही कंडीशन की बात कर रहा है कि वैसा कंडीशन, वैसा स्थिति जिसमें कि क्या हो, अब उसमें नहीं घुल सकेगा। विलय किसको बोलते हैं, जो घुलता है। विलय कौन है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। देखो ये जो पानी है या लिक्विड है जो मान लो, तो ये जो है ये क्या है, विलायक है। और इसमें जो चीज़ हम लोग घोल रहे हैं, जो चीज़ इसमें घोल रहे हैं, मान के चलो ये क्या दे रहे हैं, चीनी हो, नमक हो, ठीक है, सर्फ हो, कुछ भी हो, तो ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विलेय, या हाँ इसको क्या बोलते हैं, विलेय। और ये क्या हो गया, विलायक। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो मतलब विलेय की जो है अधिकतम मात्रा क्या हो जाता है, ये आपका संतृप्त विलयन हो जाता है। अब देखिए, अब हम लोग असंतृप्त में आते हैं। तो असंतृप्त की बात करें तो इसमें भी वही चीज लिखना है, वैसा विलयन जिसमें उसी ताप एवं दाब पर, वैसा विलयन जिसमें उसी ताप एवं दाब पर और अधिक विलेय घोला जा सके, और अधिक विलेय घोला जा सके, उसे क्या बोलते हैं, उसे असंतृप्त विलयन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो
अब जैसा कि मैंने असंतृप्त का एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, चलो यहाँ पे मैंने ताप और दाब वही रखा, कुछ नहीं बढ़ाया, टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, उतना ही है। तो ये पानी है और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, दूध डाल रहे हैं। तो ये जो है क्या होगा, घुलेगा, आराम से घुलेगा, चाहे हम कितना भी दूध डाल दें। तो इस प्रकार के विलयन को क्या बोलेंगे, असंतृप्त बोलेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए हम लोग अब क्या बात करते हैं हम लोग, अब ताप का प्रभाव देखते हैं। किसमें हम बात कर रहे हैं, एक बात ये भी आपको ध्यान रखना है, ठोस की द्रव में विलयता, ठोस की द्रव में विलयता, ये 3 पार्ट हम लोग करेंगे। ठीक है ना, ठोस की द्रव में विलयता। जैसे देखो सिंपल सा बात है, पहले हम क्या कर रहे हैं, द्रव में, द्रव है ये, लिक्विड पार्ट है, यानी पानी क्या है, लिक्विड पार्ट है। इसमें हम लोग क्या दे रहे हैं, ठोस दे रहे हैं, सॉलिड पार्ट दे रहे हैं। अब जैसे चीनी का छोटा छोटा टुकड़ा होता है, उसको भले ही हम लोग जो है आसानी से नहीं गिनती कर सकते हैं, लेकिन है तो वो ठोस पार्ट है, सॉलिड पार्ट है। तो ये क्या हो रहा है, चीनी घुल रहा है। दूसरा पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि द्रव में क्या करेंगे, गैस घोलेंगे। जैसे कि ये लिक्विड पार्ट है, यानी ये पानी है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस घोलने का कोशिश करेंगे पानी में। ठीक है, या पानी की जगह कुछ भी हो सकता है लिक्विड में, द्रव वाला भाग। ठीक ना, जैसे कि आप CCl4 भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, बेंजीन का घोल भी हो सकता है। तो ये मतलब लिक्विड होना चाहिए, एक पार्ट आपका लिक्विड होना चाहिए। तो ये जो है द्रव अवस्था है और ऊपर से जो घोल रहे हैं वो ठोस है। फिर इसी तरह ये द्रव में क्या करेंगे, गैस अवस्था घोलेंगे, यानी ऑक्सीजन घोलेंगे। फिर इसी द्रव में क्या करेंगे, कुछ जो है लिक्विड वाला पार्ट, यानी द्रव में द्रव। पहले ये क्या हुआ, द्रव में ठोस घोल रहे हैं, अब द्रव में गैस घोल रहे हैं, उसके बाद द्रव में द्रव घोलेंगे। तो ये 3 पार्ट हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, द्रव में ठोस को घोल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये उसमें पढ़ रहे हैं हम लोग। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, ताप का प्रभाव, यही ना। देखो मेरी बात जो है आसानी से समझना, आराम आराम से। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ताप का प्रभाव बोल रहे हैं। तो ये ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, जब देखो, जब सिंपल सा बात है, किसी चीज को जब गर्म करते हो, किसी चीज को जब गर्म करते हो, तो उसमें 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है, सिंपल सा बात। तो एक को क्या होता है, एक को जब गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, उष्मा शोषी होता है, उष्मा शोषी होता है। ठीक है, यानी कि उष्मा की उसको जरूरत होता है। दूसरा क्या होता है, उष्मा छेपी होता है, दूसरा उष्मा छेपी। ठीक ना, उष्मा छेपी यानी इसको उष्मा की जरूरत नहीं है, ये और क्या करता है, उष्मा को बाहर निकालता है, बोलता है ले जाओ, कितना ले जाएगा। ठीक है, और ये क्या कहता है, ये कहता है नहीं लाओ, हमको उष्मा चाहिए। ठीक ना, तो ये देखो, ये वही बात है यहाँ पे। तो जो उष्मा शोषी होंगे, सिंपल सी बात, उष्मा शोषी होंगे, यानी उसको क्या है, उष्मा की जरूरत है। उष्मा शोषी जो होंगे, तो उष्मा शोषी जो होंगे तो उसको उष्मा देंगे, तो उसको तो और अच्छा है। तब वो क्या होगा, उसकी घुलनशीलता बढ़ेगी, यानी विलेयता जो है वो बढ़ेगी। ये समझा रहा हूँ मैं आपको, विलेयता, ये विलेयता बढ़ेगी। और वही जब उष्मा छेपी होगा, यही क्या होगा, जब उष्मा छेपी होगा तब क्या होगा, ताप बढ़ने पर, तब इसमें क्या करेंगे, जब उष्मा छेपी की स्थिति आएगी तो ताप जब बढ़ेगा तो क्या होगा, ताप जब बढ़ेगा तो ये विलेयता यानी घुलनशीलता जो है वो कम हो जाएगी। ये बात आपको याद रखना। ताप का प्रभाव पूछ देगा आपसे कि जब किसी भी द्रव में ठोस को घोला जाता है तो उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा। तो उस स्थिति में जो है आपको ये लिखना है कि जब किसी भी द्रव में ठोस को घोला जाता है तो उस स्थिति में अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई तो ताप बढ़ाने पर उसकी घुलनशीलता या विलेयता जो लिखना है, तो उसकी घुलनशीलता क्या होगी, ऊष्माक्षेपी में घटेगी। जबकि यदि ऊष्माशोषी अभिक्रिया हुई तो उस परिस्थिति में ताप बढ़ाने पर उसकी जो है विलेयता बढ़ेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
इसमें से इतना ही। अब इसका जो है दाब का प्रभाव देख लेते हैं। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पहले ध्यान से देखना। जैसे कि कोई लिक्विड पार्ट है, ठीक ना, लिक्विड पार्ट है, ये लिक्विड पार्ट रहा। अब इसमें जो है, इसमें अगर कोई ठोस पार्ट को डाला गया, ठीक ना, ऊपर से जो है कुछ ठोस पार्ट आ रहा है, ठीक ना, ठोस पार्ट जो है यहाँ पे डाला जा रहा है, ठीक ना, ठोस पार्ट डाला जा रहा है। तो ये ठोस पार्ट क्या करेगा, ये इसमें घुलना स्टार्ट करेगा, सिंपल सा बात है। लेकिन हम यहाँ किस चीज़ की बात कर रहे हैं, दाब की। दाब का बात हम लोग कर लिए हैं, अब हम लोग दाब की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो प्रेशर जो है, आपको पता है कि ठोस पर जो है प्रेशर का कुछ खास असर नहीं पड़ता है, खास तौर पे जब उसकी घुलने की बात हो तो कुछ खास क्या मतलब असर पड़ता ही नहीं है। अब ये असर क्यों नहीं पड़ता है, तो ये असर इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, ये हम लोग सॉलिड में पढ़े थे ना, ठीक ना, कि गैस और द्रव जो है ये संपीड़ित होते हैं, लेकिन ठोस संपीड़ित नहीं होते हैं। तो जब ठोस संपीड़ित नहीं होगा तो इस वजह से ये जो है इसके ऊपर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, इतना बात आपको क्लियर हो गया। इस पे मैंने ताप का प्रभाव जो है ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए, ये तो दूसरा वाला पार्ट है। अब ये गैस में से गैस की दर में विलेयता भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। देखो अब हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं गैस की दर में विलेयता। पहले हम लोगों ने ठोस को घोला था, अब देखो इसमें क्या करने वाले हैं, तो इसमें हम लोग गैस को, ये देखो जब गैस को घोलने की बात आती है, मान के चलो ये लिक्विड पार्ट है, घोलना किस में है, तो घोलना तो फिक्स्ड है, दर में है, ये लिक्विड पार्ट है, ठीक ना। अब इसमें जो है क्या घोलना है, चलो ये लिक्विड पार्ट रहा, ये लिक्विड पार्ट। अब इसमें घोलना क्या है, तो इसमें गैस को घोलना है। क्या घोलना है, गैस को। तो देखो कुछ गैस तो क्या होते हैं पानी में आसानी से घुलनशील होते हैं, जबकि कुछ गैस जो होते हैं वो पानी में बहुत कम घुलनशील होते हैं, ठीक ना। घुलनशील तो होते हैं लेकिन बहुत कम घुलनशील होते हैं। उदाहरण की बात करें अगर, तो देखो HCl, अब तक आपने क्या पढ़ा था, HCl क्या है, HCl मुख्य रूप से क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यही पढ़ते आ रहे हैं ना। लेकिन HCl एक गैस भी है, HCl जो है गैस के फॉर्म में भी पाया जाता है। तो जब HCl गैस के फॉर्म की बात करें तो ये जो है द्रव में घुलनशील नहीं होता है, यानी जल में घुलनशील की बात हम कर रहे हैं। तो ये मान के चलो ये जल है, और ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये आप क्या कर रहे हैं, HCl को घोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो है घुलनशील नहीं होता है। HCl गैस जो है घुलनशील, HCl गैस जो है घुलनशील होता है, HCl गैस जो है काफ़ी मात्रा में घुलनशील होता है, ठीक ना। HCl गैस जो है ये काफ़ी मात्रा में घुलनशील होता है। जबकि वही हम किस चीज़ की बात करें, आपको जान के ये हैरानी होगा कि जो H2O यानी H2O ही पानी है, लेकिन फिर भी अगर पानी में आप ऑक्सीजन गैस घोलोगे, यानी O2 गैस जब घोलोगे, तो ये बहुत कम मात्रा में घुलती है, ठीक ना। इसको घोलने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको घोलने के लिए जो है हमको अलग अलग विधि का, मतलब अलग अलग रूल जो है फॉलो करना पड़ता है। ऐसे तो घुलनशील होता है ऑक्सीजन, लेकिन बहुत कम मात्रा में, ठीक ना, ठीक है। और एक बात और, इसकी जो है अगर हम बात करें किसकी, टेम्परेचर की, इसकी अगर हम टेम्परेचर की बात करें कि टेम्परेचर पर जो है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो देखो, वो मैं आपको बताता हूँ। साधारणतः देखो सिंपल सा बात है, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक ना, जब गैस की टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, गर्म होगा, और गर्म होने के बाद जो है, गर्म होने के बाद क्या होगा,
ये जो है कम घुलनशील होती है। गर्म होने के बाद ये इसकी घुलनशीलता जो है, सिंपल सा नोट करते जाओ, गर्म होने के बाद गैस की घुलनशीलता कम होती है। गर्म होने के बाद गैस की घुलनशीलता कम होती है और यही कारण है, देखो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, गर्म होने के बाद गैस की घुलनशीलता जो है कम होती है और इसी कारण से जो है जल के अंदर जो जीव रहते हैं तो वो गर्म जब होता है ना पानी, तो वो जो है बिल्कुल मतलब ऊपर आने लगता है। वो ऊपर क्यों आता है? क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर आता है थोड़ा सा, ठीक ना। क्योंकि गर्म होने के बाद जो है पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन होता है वो बहुत कम हो जाता है, वो और कम हो जाता है, क्योंकि गर्म होने के बाद घुलनशीलता, गैस की घुलनशीलता कम होती है। और इसी वजह से जो है ठंडे जल में वो लोग आसानी से रहते हैं, मतलब जलीय जीव। और अगर गर्म जल होता है तो वो जो है क्या हो जाता है, थोड़ा सा उनको दिक्कत हो जाता है। आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जलीय जीव ठंडे जल के गर्म जल के अपेक्षा ठंडे जल में रहना पसंद करते हैं, क्यों? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप लिखिएगा कि गर्म जल में वायु की मात्रा या गैस की मात्रा की घुलनशीलता कम हो जाती है, जिसके कारण से जलीय जीवों को अधिक ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जबकि ठंडे जल में इसकी घुलनशीलता बढ़ती है, जो कि जलीय जीव को अच्छे से ऑक्सीजन प्रदान करती है और वह अच्छे तरीके से रह पाता है। यही कारण है कि वह ठंडे जल में आसानी से रह लेता है, ठीक ना। तो ये तो किसकी बात हो गई? ताप की। ये किसकी बात हो गई? ताप की। ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करें किसकी? दाब की। तो देखो, दाब की अगर बात करें ना, तो दाब की अगर हम बात करें यानी प्रेशर की बात करें, तो गैस का अगर प्रेशर बढ़ेगा, गैस का प्रेशर अगर बढ़ेगा तो घुलनशीलता बढ़ेगी, गैस का प्रेशर घटेगा तो घुलनशीलता घटेगी, ठीक है। प्रेशर, ठीक ना। प्रेशर जो है सिंपल है, यानी प्रेशर बढ़ाया तो घुलनशीलता बढ़ा, प्रेशर घटाया तो घुलनशीलता घटा, ठीक। ये बात आपको याद रखना है। ये देखो इस तरह से देखो यहाँ पे, बिल्कुल ये फिगर से आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखो इसमें पहले कम प्रेशर था तो ये इतना घुलनशील है, ठीक ना। अब इसमें देखो प्रेशर जो है ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक ना। तो प्रेशर जब ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये कहाँ आ रहा है, ये जो है और ज़्यादा घुलनशील हो रहा है, ठीक ना। हाँ मैंने आपको लगता है, थोड़ा सा रुक जाइए। चलो देखो यहाँ पे, हाँ ठीक है, मैंने आपको ठीक बताया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सिंपल सा बात है, यानी प्रेशर जो है, प्रेशर बढ़ेगा तो घुलनशीलता बढ़ेगी, प्रेशर घटेगा तो घुलनशीलता घटेगी। और इसी चीज को लेकर, इस चीज को सबसे पहले कौन पता लगाया? तो इस चीज को सबसे पहले हेनरी नामक एक वैज्ञानिक थे, तो वही पता लगाए हैं, ठीक है। और उसने जो है क्या कर दिया, एक नियम को बना दिया, तो जिसे क्या होता है, जिसे हेनरी के नियम के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे बनते हैं एग्जाम में, हेनरी के नियम को लिखें तो आपको लिखना है कि हेनरी ने सबसे पहले यह पता लगाया था कि जल में गैस की घुलनशीलता जो है ताप बढ़ाने पर परिवर्तित होती है, यानी कि घटती बढ़ती है, ठीक है। तो उसी के नियम को हेनरी का नियम कहते हैं। तो हेनरी के अनुसार जो है क्या होता है, हेनरी के अनुसार लिखिएगा यहाँ पे, उसके नियम के बाद लिखिएगा हेनरी के अनुसार, हेनरी के अनुसार हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, यहाँ पे ताप नहीं बढ़ रहा है, दाब का बात करेगा ये, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, यानी किसी गैस की द्रव में विलेयता
ठीक है, कि विलेयता विलयन के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। विलयन के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, और उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। जैसे माना कि गैस का वाष्प, जैसे माना कि गैस का, जैसे माना कि गैस का दाब P तथा विलयन का मोल अंश x है, तो तब क्या हेनरी नियम दिए? ये किस में नियम दिए? ये नियम दिए हैं आपको गैस का प्रेशर, गैस का जो प्रेशर है मान लो P है, ठीक ना, किसी गैस का प्रेशर P है और उस विलयन का मोल अंश जो है वो x है, तो ये क्या होंगे? सीधा समानुपाती होंगे। समानुपाती का चिन्ह दिख रहा है, ये क्या होगा? सीधा समानुपाती होते हैं। और इसी को जो है इस तरह से लिखा जाता है P K H x, और यहाँ पे KH क्या है? तो KH है हेनरी का नियतांक। KH जो हेनरी का नियतांक है, ये देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। जस्ट ए मिनट, हाँ यहाँ पे है, ये देखिए, ठीक ना, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। KH क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ KH हेनरी स्थिरांक है, ठीक ना, जहाँ KH क्या है? हेनरी स्थिरांक है। एक बात और, हेनरी यानी लिखिएगा KH का मान भिन्न भिन्न ताप पर भिन्न भिन्न होता है, ये भी बात आप नोट कर लीजिएगा। ताप पर नहीं लिखिएगा, भिन्न भिन्न गैस के लिए KH का मान अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। KH का मान क्या होता है? अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे अच्छा एक चीज और नोट कर लीजिए यहाँ पे, KH का मान जितना बढ़ेगा, KH का मान जितना बढ़ेगा विलेयता उतनी कम होगी। यानी KH का मान जितना अधिक होगा तो विलेयता क्या होगा? कम होगा। यहाँ देखो कुछ KH का मान दिया हुआ है, ठीक ना, ये आपका टेबल नंबर है 2.2, तो इसमें जो है आपको कुछ KH का मान दिया हुआ है, ठीक ना। ओके, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ताप का प्रभाव बढ़ने पर क्या होता है? गैस की विलेयता घटती है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा जो है यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और चलिए ये देखिए एक न्यूमेरिकल है, तो इसको आप लोग जो है एक बार देख लो। देखो यदि N2 गैस को क्या किया जाता है? 293 केल्विन पर जल से क्या किया जाता है? प्रवाहित किया जाता है। यानी जल में जो है इसको मान के चलो घोला जा रहा है, किसको? तो N2 गैस को, ठीक ना। तो 1 लीटर जल में, कितना लीटर जल में? तो 1 लीटर जल में, ठीक ना, तो कितने मिलीमोल N2 गैस जो है विलय होगी। कहने का मतलब है कि 1 लीटर में कितना नाइट्रोजन गैस जो है वो घुलेगा, ठीक। और इसका जो है आंशिक दाब आपको दिया हुआ है N2 का, और टेम्परेचर भी दिया हुआ है आपको 293 केल्विन फॉर N2। KH का मान भी दिया हुआ है, ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे दिया हुआ मिलेगा बिल्कुल इसी तरह, ठीक ना। तो आपको पता है कि सबसे पहले मोल अंश जो है वो निकालना जरूरी है।
तो देखिए नाइट्रोजन का मोल अंश क्या हो जाएगा, तो मोल अंश बराबर हो जाएगा मोल अंश क्या हो जाएगा इसका, तो देखो एक चीज आपको पता है यहाँ पे कि P बराबर क्या होता है KHX, तो X बराबर क्या हो जाएगा P/KH, इतना तो हो जाएगा ना। तो ये वही चीज़ किया है, ये X बराबर P/H, देखो यहाँ पे P/KH ये हो गया। और आपको दोनों चीज़ दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है आपको 0.987, ठीक ना, और उसके बाद जो है यहाँ पे 76.480 बार, ठीक ना। प्रेशर, हाँ एक चीज़ और पूछा जाता है, प्रेशर का एसआई मात्रक, तो प्रेशर का एसआई मात्रक जो पास्कल होता है, ठीक ना, पास्कल या फिर बार, ठीक ना। बार जो है किसका है, आपका प्रेशर का एसआई मात्रक है, ठीक ना। तो ये भी आपको याद रखना है। ये आपको क्या निकल गया, यहाँ पे देखो ठीक है। तो ये जो है एक्स का मान निकल गया यहाँ पे मोल अंश। अब कह रहा है 1 लीटर जल में, 1 लीटर जल में जो है कितना है आपका यहाँ पे 55.5 मोल होते हैं, ठीक ना। तो मोल का संख्या निकालना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर n मोल बटे n मोल प्लस आपका ये हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे n का मान इससे निकल जाएगा, और यहाँ पे n क्या है, n है यहाँ पे मोल की संख्या, तो आपका 1.29 × 10⁻⁻, कितना हो जाएगा -5, ठीक है। ये मोल निकल गया। यहाँ पे जो और कुछ नहीं किया गया, फिर क्या किया गया है, दोनों को जो है क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। क्यों, क्योंकि पूरा जितना मोल था उसमें टोटल में जो है ये पूछा जा रहा था, तो जोड़ के जो है पूरा आपका इतना आता है 7.16 × 10⁻⁻4 आता है मोल। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा था, एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। तो आपसे पूछ रहा था ये N2 के लिए KH का मान जो है इतना है, हाँ ये पूछ रहा था कि कितनी मिली कितनी जो है आपका मिली मोल जो है N2 गैस मतलब घुलेगा, यानी कितना मोल घुल सकता है, तो वो मात्रा पूछा जा रहा था आपसे। तो यहाँ पे मात्रा ही जो है निकालना है, ठीक ना। मात्रा इसका निकालने के लिए क्या किया है, 7.16 × 10⁻⁻, इतना इतना तो पहले से था ही, मोल था, इसको जो है 1000 से गुना किया। इसको किस लिए 1000 से गुना किया गया, क्योंकि ये जो है आपका लीटर में था, इसको जो है मिली लीटर में बदलने के लिए, मिली लीटर प्रति मोल में बदलने के लिए उतना से भाग दिया और बटे में 1 मोल, तो ये जो है आपका आ गया 0.716 मिलीलीटर मोल, ठीक है। ऐसा इसीलिए किया गया 1000 से गुना, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ओके। और इसके अलावा जो है हम लोग ताप का प्रभाव जो है पढ़ चुके हैं, तो ताप का प्रभाव जब पढ़ ही चुके हैं, तो अब हम लोग कल देखेंगे दर्ब में जो है, कल देखेंगे हम लोग क्या क्या, कल देखने वाले हैं दर्ब में, दर्ब का जो है किस तरह से घुलता है, ठीक ना। कल हम लोग इसी को देखने वाले हैं। ओके। तो उम्मीद है कि सेशन जो है आप लोग को पसंद आया होगा। माना कि ये जो है थोड़ा सा टिपिकल सेशन था। टिपिकल सेशन इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि लास्ट में जो आपको न्यूमेरिकल, मुझे पता है कि कौन सा बच्चे को कहाँ पे दिक्कत होता है,
तो इसलिए मैं आपको खुद ही सजेस्ट कर रहा हूँ कि लास्ट में जो न्यूमेरिकल है तो थोड़ा सा जो है दिक्कत हुआ होगा, लेकिन आपको अगर दिक्कत हुआ है तो आप जो है मतलब न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो है फिर दोबारा आप देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एक चीज़ जो है डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसीलिए से जो है क्लास थोड़ा सा आपको लंबा हो गया। ओके, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। हम लोग कल जो है धर्म में ओके, तो हेनरी का नियम मैंने आज आपको बता ही दिया है। मैंने जितना पार्ट बोला है आपको उतना पार्ट मैंने आपको कवर करवा दिया। ओके, बाकी बात क्वेश्चन पूछने के लिए आप जो है पूरे फ्री हो, पूरे स्वतंत्र हो पूरी तरीके से। तो आप जो है कहाँ पे कमेंट कर सकते हो, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हो तो अपना नंबर लिख दो और ज्वाइन लिख देना। ठीक है, तो मैं आपको वहाँ व्हाट्सएप से ज्वाइन कर दूंगा, उसके बाद जो है आप अपना क्वेश्चन आसानी से पूछ सकते हो। ठीक है, और इसके साथ ही जो है अपने दोस्तों में भी शेयर करो, सेशन को लाइक करो। ठीक है, और अगर आप एक नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लो। ओके, इससे आपको जो है टाइम पे जो है क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो है बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।